नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की मन की बात। सीएम धामी ने लज्जाकर देहरादून में सुना 109वां संस्करण। कहा, पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं का किया जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का उत्तराखंड का दौरा। दून में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। महंगाई, बेरोजगारी समेत महिला अपराध मुद्दे पर उठाए सवाल। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए छात्र छात्राओं से की मुलाकात। लद्दाख के फोर बरांग के हैं 16 स्टूडेंट। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत और राजीव कंडारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की ज्वाइन। उत्तराखंड के मौसम में फिलहाल राहत नहीं। घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम था, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुना। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के ऐसे प्रयासों को सामने लाया जा रहा है जो निस्वार्थ भावना के साथ समाज और देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज पद्म सम्मान प्राप्तकर्ताओं का जिक्र किया। अपने अपने क्षेत्र में काफी अनूठे काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में काफी तेजी से कार्य हुए हैं। इसी का परिणाम है कि आज हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। बात सुनी। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 109वां संस्करण उन्होंने सुना। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को रुद्रप्रयाग में रोड शो किया। खुली हवा में वाहन पर सवार मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर जमा हो गए। रोड शो के दौरान धामी के साथ पारंपरिक संगीत और नृत्य कलाकार भी मौजूद रहे। हमने जहां एक और प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। आप सबको पता है हमारे बच्चों को कितनी परेशानियां होती, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नकल के कारण से पीछे हो जाना पड़ता था। हमने नकल का अध्यादेश लागू किया। वहीं धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने सख्त कानून बनाया, क्योंकि देवभूमि के अंदर धर्मांतरण महापाप है और ये पाप कई वर्षों से चल रहा था। इसको रोकने का भी काम किया। प्रदेश में पहली बार जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है, आप सब लोग भी कहीं जाते होंगे, दुनिया के अंदर जाए आप देश के अंदर कहीं जाए, आप जैसे ही कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, हम देवभूमि के रहने वाले, तो आपके प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने के लिए देहरादून पहुंचे। उन्होंने बन्नू स्कूल ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। खड़गे ने इस कार्यक्रम को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया है।
संबोधन से पहले कांग्रेस की नवी महिला कार्यकर्ता खड़गे का स्वागत किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के बूथ स्तर तक के हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बन्नू स्कूल ग्राउंड में सुबह से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि धामी सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भरी लगभग 100 बसें देहरादून आने से रोक दी हैं। इससे पहले कांग्रेस ने खड़गे के हेलीकॉप्टर को पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया था। चले जाए, क्योंकि उतनी टाइम उनको मालूम है, ज्यादा टाइम स्पीच के लिए नहीं देते, ज्यादा वक्त हमारे लोगों को यहाँ बिठाते हैं। बैठ कर थक जाने के बाद लोग उठ के जाते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे एक सरकार को निकालना है, और वो निकालने वाले आप ही लोग हो सकते हैं। आप खासकर उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं और सारे देश को बचाने वाले हैं। हिमालय के गोद में रहकर सारे देश को आप बचाते हैं। राजधानी देहरादून के रेसकोर्स स्थित एक निजी हॉल में कांग्रेस घोषणा पत्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम आयोजन में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के संयोजक और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सहदेव के साथ साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के सभी नेता और पदाधिकारी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा हो, इसके लिए अपने अपने विचार रखे। हमारे सोशल इश्यूज हैं जो चाहे बेरोजगारी से बैठ के है, महंगाई से है, महिला सुरक्षा से लेके है, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेके है, और भी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों को जो दिक्कतें हैं उनको लेके सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। और अब उस पे जो लोकसभा का चुनाव है, जब लोकसभा का चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें पूरे प्रदेशों से हर प्रदेश में जाके मैनिफेस्टो कमेटी सुझाव मांग रही है और उस प्रदेश के लिए क्या जरूरी है उन मुद्दों को वो अपने उसमें मैनिफेस्टो में रखने वाले हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन से राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के फोबरांग क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने भेंट की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता यात्रा में लद्दाख के फोबरांग क्षेत्र के 4 शिक्षकों के साथ 16 छात्र छात्राएं शामिल हुए। ये छात्र छात्राएं पहली बार लद्दाख क्षेत्र से बाहर निकलकर नई दिल्ली, आगरा सहित देहरादून स्थित विभिन्न संस्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। बच्चों की इस यात्रा का उद्देश्य यहाँ की संस्कृति, परंपराओं, विकास, तकनीकी और आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के साथ साथ ज्ञानार्जन और कैरियर के अवसरों को अर्जित करने हेतु निकट से जानने और समझने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 30वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 30वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर की 26 विभिन्न सेवाओं और संस्थाओं के 57 वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया है, जिनमें 7 महिला अधिकारी भी शामिल रही हैं। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों का समन्वय जरूरी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबार सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। राज्य मंत्री राजकुमार ने कराईपुरेला के सैकड़ों कांग्रेसियों को बीजेपी ज्वाइन करवाई है।
वहीं साथ में विधायक शक्ति लाल शाह ने कई कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। केदारनाथ से 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े कुलदीप रावत भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा में कपकोट विधायक सुरेश गडिया ने सरकार जनता के द्वार के तहत विधानसभा क्षेत्र कपकोट के कमस्यार घाटी के ग्राम पंचायत खाती गांव में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में सम्मिलित होकर लगभग 10 ग्राम पंचायतों के निवासियों के प्रमुख समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान मोटर मार्गों, स्वरोजगार, शिक्षा, विद्युत, स्वास्थ्य और आजीविका के नए संसाधनों से संबंधित अनेक प्राथमिक समस्याओं का विभागीय अधिकारियों के माध्यम से समाधान किया। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे रेसाल क्षेत्र में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना हर घर नल घर जल योजना के तहत जल संस्थान चंपावत के द्वारा क्षेत्र के लिए बोरिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। योजना निर्माण कार्य करवा रहा ठेकेदार लगभग 6 महीने पहले योजना निर्माण का कार्य अधूरा छोड़कर फरार हो गया है और योजना अधर में लटक गई है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार जल संस्थान से योजना का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की गई है, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं जल संस्थान चंपावत के रवैये से आक्रोशित क्षेत्र की महिलाओं ने रविवार को जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर पेयजल योजना निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित ग्राम डिबडिया में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए नवरीत सिंह की याद में तीसरी बरसी पर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शुभारंभ अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के कद्दावर नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार का सांत्वना दी। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि शहीद नवरीत सिंह की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। हमारी बात को पूरे 3 साल हो गए। 3 साल से कोई हमारी बात नहीं हुई। ये देश आंदोलन से बचेगा। अभी ना सरकार बातचीत कर रही, आंदोलन मजबूत होंगे, ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, ये मजदूर आदिवासी ये बचेगा, और नहीं तो ये सब चीजें खत्म होंगी। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति है, हमारे मूवमेंट चल रहे हैं, मूवमेंट हमारे चलते रहते हैं। आज भी हमारे ट्रैक्टर मार्च पूरे देश भर में थे। यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ कबड्डी का प्रोग्राम है और पूरे देश भर में हमारे ट्रैक्टर के प्रोग्राम चले हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सीधा चलते हैं यूपी के गोरखपुर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं दीनदयाल विश्वविद्यालय में संबोधन कर। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। एक टैबलेट और स्मार्टफोन इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है, हम देखें दुनिया में क्या है। केवल टेलीविजन में यही नहीं देखना है कि युद्ध हो रहा, वाह उसने उसको तोड़ दिया। अरे तोड़ने के बाद उसको बनना भी है, और उसको बनाने में आप कहां सहायक हो सकते हैं, ये देखना। हमें 2 देश लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई होती रहे, लेकिन हम देखें कि हमारे लिए कहां रास्ता है। तो हमें उस रास्ते की तरफ जाना है जहां निर्माण में हम योगदान दे सके, और उसमें अगर हमारे युवा होते हैं। अब तक हम 1200 नौजवानों की तैनाती कर चुके। 5000 का मैंने लक्ष्य दिया इजराइल के लिए। 5000 युवा आप इजराइल में हम भेजेंगे, वहां के निर्माण करने में योगदान देंगे। और वह आप सोचिए, जो युवा वहां पे लगभग 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया महीना पाएगा, और रहना खाना सब फ्री।
आप सोचिए, ऐसे ही हम अन्य देशों के लिए भी तैयारी करेंगे। अपने प्रदेश के साथ साथ दुनिया में भी जाएगा तो वहां जो पाएगा तो अपने देश में भेजेगा ना, कमा करके। परिवार किसका नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अयोध्या में इतना पैसा सरकार ने क्यों खर्च कर दिया। प्रतिदिन वहां पे 4 से 5 लाख लोग आ रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई लोग आएंगे, यूपी को देखेंगे, कहते इससे क्या लाभ होगा। अरे हमने कहा आएंगे तो होटलों में तो यही रहेंगे, यहीं का रहेंगे ना। होटल में काम करने वाले तो यूपी के ही लोग हैं ना। टैक्सी यूपी की उपयोग करेंगे, सामान भी यहीं से खरीदेंगे। अयोध्या में पहले दिन ही सब सामान बिक गया, तो अब सामान कहां से लेके आए। हमने कहा इनको सामान पहले सप्लाई करो, और उसके बाद अब लोगों को लग रहा है कि अयोध्या में विकास, 4 लेन की सड़कें बनी जो गोरखपुर में हम पहले बना चुके थे। उनको लगता है वाह, ये पहले दूरदर्शी सोचते। अगर हम सोचते नहीं तो 5 लाख लोगों को प्रतिदिन हम संभाल पाते? कभी नहीं संभाल पाते। अपने गोरखनाथ मंदिर में मेला लगा हुआ है इतना बड़ा, और आप देखिए सड़कें का हम चौड़ी नहीं करते तो इतना बड़ा मेला लग पाता। मैं 2 बार सुबह से सिटी में आ गया हूं, अलग अलग कार्यक्रमों में। मेला अपना चल रहा है, मैं पीछे से चुपचाप निकल करके आ रहा हूं, कहीं कोई जाम नहीं है, क्योंकि सड़कें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि अब लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं। और उस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा कि हम भी कैसे विकास में सहभागी बन सकते हैं। तो ऐसे ही अयोध्या में जब हम सड़कें चौड़ी कर रहे थे, कुछ लोग वहां पे भुनभुना रहे थे, अरे साहब इससे क्या होगा, ये सब करने की आवश्यकता क्या है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने दो, तब देखना इस सड़कों की चौड़ीकरण का मतलब क्या होता है। और वही चीजें हम लोगों ने पहले से ढेर सारा रोजगार सृजन होने जा रहा है, ढेर सारे रोजगार की सृजन होंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नए गाइड आएंगे, नए व्यापार पनपेंगे, लोगों को नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और उस दिशा में हम सबको अपने को तैयार करना होगा, और युवाओं को भी उसमें अपने भविष्य को तलाशना चाहिए। सभी में आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डिजिटल टूरिस्ट मैप बना सकते हैं, उसके गाइड के रूप में काम कर सकते हैं, वहां के इतिहास के बारे में जानकारी रख करके अच्छे ढंग से लोगों को जानकारी देने में योगदान दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें चलेंगी, ट्रैवलिंग कंपनियां चलेंगी, टूर ऑपरेटर्स चलेंगे, नई नई सर्विसेज वहां प्रारंभ होंगी। और यह एक अवसर है जब हम इस दिशा में आगे बढ़ करके कार्य कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हैं, स्मार्टफोन के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हैं, और साथ साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ ने अपनी ई पत्रिका गोरखपथ का भी आज यहां पे विमोचन किया है। हम लोग जहां रहते हैं वहां के इतिहास को जरूर जानें। लोग आपको कभी पूछ सकते हैं कैसे, कौन सी किस उसके बारे में, क्या जानते हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं, या आपकी किताबों में नहीं मिलेगा। आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने आज से 5 साल पहले यहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ की स्थापना गोरखपुर विश्वविद्यालय में की थी। गोरखपुर वासियों को गोरखपुर के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को गोरखपुर के इतिहास के बारे में और अपने इतिहास के बारे में जानकारी देनी चाहिए। कितनी समृद्ध परंपरा है, कितना, जब दुनिया आंखें नहीं खुल पा रही थी तब हम कितने समृद्ध थे। और उस परंपरा की जानकारी अगर हमें होगी तो हम उस पर गौरव की अनुभूति कर पाएंगे। यही विरासत पर गौरव की अनुभूति यही है। और जब कोई व्यक्ति अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है तो उसका वर्तमान भी अच्छा होता है, भविष्य भी उज्जवल होता है।
और उसी उज्जवल भविष्य की कामना आप सबके प्रति करते हुए मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय और अच्छी दिशा में कार्य करेगा। शासन की योजनाओं को इन छात्रों तक पहुंचा करके इनके उज्जवल भविष्य को बनाने में निर्णायक साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं हल्द्वानी में जल निगम जल संस्थान के कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क के अंदर एक दिवसीय धरना दिया। वहीं से एक विशाल जुलूस बुद्ध पार्क से जिला अधिकारी के कार्यालय तक निकाला गया, जहां जोरदार नारेबाजी प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बता दें कि जल संस्थान के कर्मचारियों की मांग है कि जल निगम जल संस्थान एकीकरण करते हुए राष्ट्रीयकरण किया जाए। निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण और राजकीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर है। और हम लगातार सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करते हुए उसका राजकीकरण किया जाए। वहीं जो जल निगम और जल संस्थान के सीवरेज और पेयजल संबंधी कार्यों को सरकार एडीबी नामक संस्था को दे रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं और उसी विरोध के चलते आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और 20 तारीख से लगातार हम लोग सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को जल्द पूर्ण करे, हम ये आश्वासन चाहते हैं। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 5 राज्यों के जनजातीय समूह के लोग इस महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस महोत्सव में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड के जनजातीय कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। बीजेपी सरकार का लक्ष्य है कि विकास की धारा अंतिम छोर तक पहुंचे और भारत का सर्वांगीण विकास हो। देखिए, उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 5 राज्यों के जनजातीय समुदाय ने शिरकत की है और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। और विभिन्न सांस्कृतिक दलों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और विभिन्न स्टॉल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉल भी लगे गए हैं। और मुझे लगता है कि एक व्यापारिक की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही उचित है। और दूसरे में इस प्रकार के मेले लगने से एक संदेश भी जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार से उनका एक संदेश है कि जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए और आज जो घोषणाएं उन्होंने की है, इसकी मैं बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक्सपो में लगी विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसका स्वरूप जहां एक मेले जैसा है, वहीं ये व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं और महिलाओं को अपने कार्य का प्रदर्शन करने के लिए एक विशिष्ट मंच भी प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे हैंडलूम में आप यहाँ के प्रतीक चिन्ह, हमारी संस्कृति का समावेश करेंगे तो ये निश्चित ही देश दुनिया में लोकप्रियता और पहचान दिलाएगा। इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि इसकी पब्लिक से भी काफ़ी डिमांड रहती है। आप लोग देखिएगा, आज से इसका शुभारंभ हुआ है और कल से यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। लोग बहुत ही आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि इसमें न केवल उत्तराखंड के हमारे 13 जनपदों का, बल्कि कंट्री के आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के भी यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल। तो लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। इससे 2 मुख्य चीज़ें हमारी निकल कर आती हैं। एक तो एक कल्चरल आदान प्रदान जो होता है, हम वहाँ की कल्चर को समझते हैं, वहाँ की किस प्रकार का वहाँ पर दस्तकारी शिल्पकारी पनप रही है, और एक हमारे जो प्रदेश के 13 जिलों के उत्पाद हैं उनको भी एक नेशनल मार्केट मिलती है।
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी।